नमस्ते, मेरा नाम अमन राज है और हम आईटी दिल्ली के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम तैयार करने जा रहे हैं, जिसका आज ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट पहले भी कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे। मतलब हमने पहले सिंगल आंसर किया था, फिर मल्टीपल किया था, फिर शॉर्ट आंसर टाइप किया था। अब हम लोग करेंगे लास्ट का, जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और मैचिंग टाइप और असर्शन रीजनिंग। ठीक है, ये तीन बचे हुए हैं। हम लोग आज यही तीनों करने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्टली मैचिंग टाइप जो है वो इजी है। ठीक है, मैचिंग टाइप्स उतने टफ नहीं है। क्या कहते हैं, असर्शन रीजनिंग भी इजी है और लॉन्ग आंसर भी इजी है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मैचिंग टाइप। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। Match the graph given in column 1 with the order of reactions given in column 2. More than one time in column 1 may link to the same item of, sorry, more than one item in column 1 may link to the same item of column 2. अर्थात सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ग्राफ है उनको ऑर्डर के साथ मैच करिए। साथ में कॉलम वन के कोई एक मतलब कोई दो अलग अलग ऑप्शन कॉलम टू के सेम ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर, है ना। सॉरी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। और हमारे में इन दो ग्राफ की बात की जा रही है ऑप्शन में। देखिए, तो एक तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। किन किन दो ग्राफों की बात की जा रही है, ध्यान से। लाल पेन। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, राइट। तो एक बार याद करिए, फर्स्ट ऑर्डर में रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन? फर्स्ट ऑर्डर में रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन? कुछ याद आता है? रेट इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का के इंटू ए, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है? रेट इक्वल टू, सॉरी, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, के ए पावर जीरो यानी के। यानी यानी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसके लिए रेट इक्वल टू के ए होता है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए यानी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब यहाँ क्लोज ब्रैकेट में। हाँ, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू के ए एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें इंटरसेप्ट सी जीरो, एम का स्लोप के, वाई यहाँ पे रेट और एक्स हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। तो उस हिसाब से जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ क्या होगा? ये होगा सेकंड, ऑलवेज कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन विद सम स्लोप, है ना। तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर का, ये होगा जीरो ऑर्डर का। यानी फर्स्ट ऑप्शन मैचेस टू ए, सेकेंड ऑप्शन मैचेस टू बी। चलिए, अब आते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे, यानी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो थर्ड ग्राफ जो है वो बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज करता है, तो ये किस में हो रहा है? ये जीरो ऑर्डर में हो रहा है ना। ये अब समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि डी बाई डी टी इक्वल टू डी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी इक्वल टू के, और उस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आता है। मतलब हम लोगों ने ये सब बहुत बार कर लिया है। ठीक है, तो उससे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो थर्ड ग्राफ है वो जीरो एट ऑर्डर का है ना, सॉरी बी, जीरो एट ऑर्डर। और फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? लॉ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। और लॉ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, समथिंग ये कैसा आ रहा है?
समथिंग ये कह सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन, ये लॉग कॉन्सेंट्रेशन, इसको ऐसे कर लेते हैं, ए इक्वल टू इसको माइनस ये रहा लॉग ए इक्वल टू सम माइनस एम टी प्लस सी, ठीक है, इसको हम सी मान लेते हैं, ये टाइम टी को टी, अब सिंस स्लोप निगेटिव है तो उसको माइनस एम स्लोप मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ कैसा आ जा रहा है, ए इक्वल टू ई पर पावर माइनस एम टी प्लस टी, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए लॉग के इक्वल टू एक्स है, लॉग टू दी बेस ई, लॉग के टू दी बेस इक्वल टू समथिंग एक्स है, तो के क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स। कोई डाउट, ये तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ए इक्वल टू ई पावर माइनस एम टी प्लस टी, यानी सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, यानी concentration of reactant at any instant t equal to e power c into e power some minus mt, यानी e power c सम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि c भी कांस्टेंट है तो e power c को भी सम कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं k, यानी k इंटू e पावर माइनस mt, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मेट क्या है, टी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई पावर माइनस के टी, समथिंग उसी के फॉर्म में आ गया, यानी ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। और ये तो सिंपली आप ग्राफ भी याद होगा तो इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आंसर ए बी बी ए, ठीक है। पहला वाला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड वाला जीरो ऑर्डर, थर्ड वाला जीरो ऑर्डर, फोर्थ वाला फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, यानी ए बी बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक मिनट हम आंसर थोड़ा वेरीफाई करते हैं। तो हाँ 54 मैच द सीक्वेंस गिविंग कॉलम एंड कॉलम 2, ठीक है। तो कैटलिस्ट कॉलम ये तो डायरेक्ट है, तो लेंगे कैटलिस्ट कौन सा मैच, इसलिए हम हमारे ये बायोलॉजी सिंपल सोच हाफ ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट सॉरी वाईफाई का बहुत वाईफाई बहुत खराब चल रहा है। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो हम लोग थर्ड पे थे, सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम ये बता रहे थे, आवाज जा रही। हाँ तो सेकेंड हाफ लाइफ जो था वो भी सेम होता है, a/2 से a/4 जाने का, है ना, डी हाफ। उसी तरह से a/4 से a/8 जाने का भी टी हाफ ही होगा, a/8 से a/16 जाने का भी टाइम उतना ही होगा, ठीक है, टी हाफ, मतलब सेम टाइम रहता है, हाफ टाइम हमेशा, हाफ लाइफ हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो थर्ड का डी। फोर्थ का ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी होता है किस चीज का, कि मतलब उस प्रोबेबिलिटी या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द ये एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ये का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इसके लिए ऑप्शन एफ, ठीक है। सारा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, एग्जैक्ट एनसीईआरटी, कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं डाला है इसमें, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट छाप दिया गया है। तो इस पार्ट को फिलहाल हटाते हैं और इस पार्ट को भी हाँ। तो एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस आर समटाइम्स फ्लो थ्रू प्रॉपर ओरिएंटेशन आर इज नॉट देयर ऑलवेज, हाँ कभी, ठीक है। एरिया अंडर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, हाँ, मतलब इसमें हमने कुछ किया नहीं है, इसमें कुछ करने का एक्स्ट्रा है नहीं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। 55 मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2, डायमंड ऑर्डिनरी रेट ऑफ कन्वर्सेशन इज इनपरसेप्टिबल। असल में डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट में जब स्लोली स्लोली कन्वर्ट होता है ना,
तो वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो, मतलब उसको कभी देखा ही नहीं गया है डायमंड ग्रेफाइट में बदल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बी, इम्परसेप्टिबल का मतलब आंखों से देखा नहीं जा सकता। सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। हम्म, हाँ, हाँ ये भी सही है। एवरेज रेट लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, थर्ड का भी सी सही है। क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का ही देखते हैं ना, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो एवरेज रेट क्या होता है, मतलब कुछ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पे एवरेज रेट क्या होता है वो चेक करते हैं, इसलिए एवरेज रेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। एक मजे की बात बताएं, हीरा जो होता है तो उसको जब आप आग में जलाइएगा ना तो कोयला की तरह ही जल जाएगा। मतलब वो कोयले की तरह ही एकदम जल के खाक हो जाएगा। जैसे कोयला को आग में डालने पे जिस तरह से वो खाक हो जाता है, वैसे ही हीरा भी आग में डालने पे वैसे ही खाक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायमंड को आग में मत डालिएगा कभी। अब आते 56 पे। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम वन एंड कॉलम टू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, याद करिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेट रेट लॉ, सिंपल है ना, इसमें कुछ नया बताने को तो है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। सिंपल, रेट कांस्टेंट, है ना। और कोई दिक्कत इसमें तो कुछ है नहीं दिक्कत। तो क्योंकि रेट इक्वल टू क्या होता है, के ए जीरो, यानी यहाँ पे ये डायरेक्ट ये हो जाएगा, है ना। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ, किसके बराबर होता है, सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन के, है ना। कोई दिक्कत इसमें। अ, अब लास्ट आता है फोर्थ, ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। हाँ, बस, तो फोर्थ का हो गया खत्म, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्या कहते हैं, हम लोग 56 भी कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप आ गया, ठीक है। तो इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है, पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम, कि यदि बोथ असर्शन और असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और उसमें भी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तब उसको कहेंगे मतलब उसका आंसर होगा वन। ठीक है। सेकेंड वाला, अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है पर रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, तब हम डालेंगे ऑप्शन नंबर टू। ठीक है। और एक मिनट, इसका आंसर क्या था, बी ए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो रिएक्शन, ये हाँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 56 का आंसर जो दिया वो, उसमें फोर्थ का आंसर उन्होंने गलत दिया है। ठीक है, फोर्थ का उन्होंने डी दे रखा है। फोर्थ का हाँ, असल में गलत तो नहीं है, दोनों कर सकते हैं, फोर्थ का सी और डी दोनों कर सकते हैं। हाँ, नहीं, उस तरह से तो फिर बी भी हो जाएगा, फिर तो फोर्थ का ऑप्शन बी सी डी तीनों हो सकता है। हाँ, फोर्थ का ऑप्शन तो बी सी डी हो सकता है, पर बेस्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है। 55 का क्या दिया इन्होंने, बी ए सी, हाँ ठीक है। 54 का इन्होंने क्या दिया है, सी ए डी एफ डी ई। ठीक है। हाँ, अ, हाँ। थर्ड क्या है कि असर्शन अगर करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तब थर्ड ऑप्शन नाम देना है। फोर्थ, अगर असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है तो फिर क्या करते हैं, फोर्थ देना। और यदि असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है तब फिफ्थ ऑप्शन नाम देना है। ठीक है, आंसर देना। अब पहला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। हाँ, सही है। वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी सही है। मतलब 57 दोनों ऑप्शन सही है, पर ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी आंसर हो गया टू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओवर एक जगह पे कुछ था कॉन्सेप्ट जहाँ पे कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ था। एक
एक तो कहीं था जो कुछ तो गलत था, गड़बड़ हुई थी वहां पे। नहीं सॉरी, क्वेश्चन में कुछ था। ओवरऑल ये तो ठीक ही था। शायद कहीं हमने बोला था कि ऑर्डर और फ्रैक्शनल, बोथ फ्रैक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर रिलेशन इट इज कुछ तो था। शायद हमने मेंशन किया था कि कांस्टेंट ऑर्डर जो होता है वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए इंटीग्रल होता है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। अ, हाँ यही तो था, नाइन्थ का फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी ए फ्रैक्शनल नंबर, तो क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ एक रिएक्शन एनी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली वो रियल नंबर रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सिंपल से कर लीजिए, ऑर्डर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। एक कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑर्डर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। यानी उस हिसाब से पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है। यानी कोई भी नॉन निगेटिव रैशनल नंबर ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन निगेटिव रैशनल नंबर ऑर्डर हो सकता है। जीरो भी ऑर्डर हो सकता है, 1/3 भी ऑर्डर हो सकता है, 1/4, 2/5, 7/9, 10, 100, 1000, कितना भी ऑर्डर हो सकता है। पर सारे ऑर्डर नहीं होते, सारे रैशनल नंबर ऑर्डर नहीं होते, सारे नॉन निगेटिव रैशनल नंबर ऑर्डर नहीं ही होता है, मैं जहां तक पता है। क्योंकि आज तक कभी हमने ऐसा भी रिएक्शन का नाम नहीं सुना जो 100 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फिर order of the reaction can be zero or fractional, हाँ सही। we cannot determine order from balanced chemical equation until वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक हम लोग कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑर्डर नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो 57 का आंसर 2 हो जाएगा। 58, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम, रॉन्ग, कॉम्प्लेक्सेशन के लिए गलत हो जाता है। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलरिटी इज द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप, हाँ सही है, हाँ। इसमें हमको कुछ और एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 58 का सेकंड ऑप्शन सही है, यानी इसका हो जाएगा फिफ्थ, हाँ। 58 का आंसर हो जाएगा फिफ्थ, मतलब इसमें हम क्या ही एक्सप्लेन करें, ऑलरेडी पहले भी हम लोग ने कई बार इसको डिस्कस कर लिया, ये तो डिफिनेशन ही है इसका। 59, the enthalpy of reaction remains constant in the presence of a catalyst, obviously right। इसको भी एक लॉन्ग आंसर आने वाला, वहां पे भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। a catalyst participating in the reaction forms different activated complex and lowers the activation energy, but the difference in energy of the reactant and product remains the same, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा 1। अगर आपको नहीं समझ में आया इन केस टेंशन मत लीजिए, अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, वहां पे एकदम फिर से क्लियरली समझाएंगे। ऐसे ऑलरेडी हमने सिंगल या मल्टीपल वाले में कहीं पे ही हमने ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है, पर फिर से हम एक बार समझाएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर में टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल इसका आंसर 1 है, या फिर यही समझा दे, तो चलिए यही समझा दे, बाद में क्यों डाउट करना। देखिए, ये मान लीजिए ग्राफ बनाया हमने, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। टोटल 3 टाइप के ग्राफ होंगे, हम तीनों ग्राफ बनाते हैं, एनर्जी वर्सेस टाइम, ये पहला। दूसरा ग्राफ कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दूसरा ग्राफ एनर्जी वर्सेस टाइम, समझ जाएगा, ठीक है। और ये रहा थर्ड, ये भी एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब एक चीज बताइए, दोनों तीनों ग्राफ में क्या अंतर है, क्या क्या बेसिस है कि तीनों अलग अलग? पहला केस में प्रोडक्ट का एनर्जी जो है रिएक्टेंट के एनर्जी से अर्थात प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा, मतलब जो रिएक्शन हुआ है उसमें कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ है, तभी ना प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। यानी ये रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, यानी इसमें कुछ भी नेट एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है या नेट एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो एनर्जी इसमें जीरो है। इस वाले में प्रोडक्ट का एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, यानी एनर्जी कुछ रिलीज हुआ है, इसलिए ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। आरएक्शन का अर्थ है रिएक्शन। आप लोग भी जब नोट्स नोट्स बनाते हैं ना तो शॉर्टकट लिखिए, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है कि आपको कम समय लगता है लंबे लंबे वर्ड्स को लिखने में, और मतलब एक दिमाग में बैठ जाता है, आसानी होता है कुछ करने में। तो शॉर्ट वर्ड्स यूज करें, पर हाँ, अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट वर्ड यूज किया और हम खुद भूल गए हमने क्यों यूज किया था, तो ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। अगर आप अभी लर्निंग फेज में है, आपका मेंस इस बार नहीं है, तो अगर अभी मेंस है तब तो ये सब आप ट्राई मत करिए। अब जो आपने किया वही अच्छा है। हाँ, तो अब देखिए एक्टिविटी, जब ये था विदाउट कैटलिस्ट, अब मान लीजिए हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिए तो क्या होगा। ये काला वाला जो है ग्राफ, ये कैटलिस्ट का ग्राफ है, ठीक है, जब कैटलिस्ट हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल डाउन हो गया, ठीक है। पर देखिए, क्या अभी भी प्रोडक्ट और रिएक्शन के बीच में एनर्जी डिफरेंस बदला है? किसी भी केस में देखिए, किसी भी केस में देखिए कि इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी बदला है। एनर्जी मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी कुछ ऊपर नीचे हुआ है या उनके बीच का डिफरेंस? नहीं हुआ है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हर केस में सेम आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट वेरी नहीं करता है। कैटलिस्ट डोंट डजंट वेरी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट आल्सो, ठीक है। एक और केस कर सकते हैं कि इंथैल्पी, चूंकि चूंकि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो इवेंचुअली इंथैल्पी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब इसी तरह से लॉन्ग आंसर में भी सेम क्वेश्चन है, तो वो भी और यहीं पर हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। 60, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रॉन्ग, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो क्या ही फॉर्म होगा। ओनली दोज कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स हैव करेक्ट ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी लीड टू कंपाउंड फॉर्मेशन, राइट स्टेटमेंट, कोलिजन थ्योरी का स्टेटमेंट, बस खत्म। तो हमारा आंसर हो गया फिफ्थ, assertion is wrong, reason is correct, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 61st। rate constant determined from Arrhenius equations are fairly accurate for simple as well as complex molecules. Rate constant determined from Arrhenius um, equation are fairly accurate for simple as well as, हाँ फेयरली ये होता है, मतलब ठीक ही ठाक होता है, उतना ज्यादा तो गड़बड़ी नहीं होता है, बहुत बार यूज होता है, तो हाँ ठीक। assertion सही है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो केमिकल चेंजेस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन, ना ये तो साफ गलत है। ओरिएंटेशन मैटर, ठीक है, ओरिएंटेशन मैटर करता है, ठीक है। तो 61st का assertion इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, यानी आंसर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ठीक। हाँ, अब लॉन्ग आंसर मतलब अब आखिरी के चार पांच क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर ही दिया, तो चार क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाँ, तो आज हो जाएगा। तो all energetically effective collision do not result in a chemical change, explain with the help of an example, ठीक है। तो सिंपल सा आपको एग्जांपल देना है ना, कि पहले तो बस आपको एक ही चीज लिखना, मतलब वहाँ थोड़ा एलोबरेट करके आपको लिख देना कि प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड होता है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होगा कोलिजन तो नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन। ये आप एक एग्जांपल दे सकते हो उसके लिए, एग्जांपल एग्जांपल हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है, केमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। हाँ, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये रहा एग्जांपल, एनसीईआरटी में ही है वो एग्जांपल। वो एग्जांपल बताते हैं, वो इस प्रकार से है कि अ, मान लीजिए बी आर है, ठीक है, ये इधर सी है, ये एच है, ये एच है, नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ, और एच एच इधर से अगर सब्स्टिट्यूशन होना है, मतलब अगर आपने हर ऑर्गेनिक अभी फिजिकल चल रहा है, तो मोस्टली आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ना पढ़ा होगा। यदि पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उस टाइम पता चल जाएगा, पर फिलहाल बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इससे हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है ये, ठीक है। अगर ओ एच माइनस इधर से अटैक करता है तो नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं। और यदि ओ एच माइनस पीछे से अटैक करता है तब प्रोडक्ट फॉर्म, समझे? समझे कि नहीं समझे? कि ओ एच माइनस को पीछे से अटैक करना होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, नहीं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन
नहीं होता है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा ये SN1 है कि SN2 है, मोस्टली SN1 ही है ये, ठीक है। एग्जैक्टली हमको भी याद नहीं है, पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मतलब OH माइनस को हमेशा पीछे से ही अटैक करना पड़ता है, सामने से अटैक होने पे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन मैटर। उसी तरह से आपने देखा होगा कि एलिमिनेशन में भी अगर अलग अलग ओरिएंटेशन से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एलिमिनेशन होता है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा कि अगर एलिमिनेशन होता है तो उसमें जिस ओरिएंटेशन में क्या कहते हैं एक रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, उसी ओरिएंटेशन के हिसाब से प्रोडक्ट आता है। मतलब जैसा ओरिएंटेशन उस हिसाब से प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे भी ओरिएंटेशन मैटर करता है, ठीक है। यानी हर एक एनर्जेटिकली इफेक्टिव कोलिजन डू नॉट रिजल्ट इन ए केमिकल चेंज, यहाँ से पता चलता है, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कि OH माइनस को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अटैक करना पड़ता है तभी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। 63 व्हाट हैपेंस टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें हमको कुछ बताने का है नहीं, ठीक है। ये आपने उसमें भी देखा होगा क्या कहते हैं इसमें, एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी में देखा होगा। ओ नए वाले एनसीईआरटी तो उन्होंने वो पार्ट ही गायब कर दिया बस। ओ हाँ, कि नहीं है ऊपर, हाँ वो पार्ट है इसमें, हाँ इसमें वो पार्ट है, ठीक है। अम, आप सिंपली वो ग्राफ ही देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा सेम ही रहने वाला, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी केस में चेंज नहीं होगा, है ना। पर क्या होता है कि ग्राफ, हाँ एक पेज, ग्राफ कुछ इस तरह, मान लीजिए हम T टेम्परेचर पे ये ग्राफ है, ठीक है। तो आफ्टर सम T इंक्रीज करने के बाद ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ। और समथिंग मान लीजिए ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पर सेम होने वाला है, ये T1 ये T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा सेम होगा। ये होता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जो पीक होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रोबेबल काइनेटिक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू बढ़ते चला जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू इंक्रीज होता है। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और बाकी बाकी और कुछ नहीं। और हाँ एक और चीज कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी जितना मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो घट जाती है, ठीक है। समझ में आया, है ना। मान लीजिए शुरुआत में 20 में से 10 के पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी था सम T1 टेम्परेचर। मान लीजिए अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया, तब फॉर केस 20 में से 5 के पास ही मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगा। इवन पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट है वो पढ़ देते हैं आपके सामने कि द पीक ऑफ द कर्व कोरिस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये पीक दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का अर्थ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा उसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। Kinetic energy of maximum fraction of molecules. There are decreasing number of molecules with energy. There are decreasing number of molecules with energies higher or lower than this value. हाँ मतलब दोनों टाइप, दोनों साइड जाते जाते फ्रैक्शन घटता जाता है, ठीक है। When the temperature is raised, the maximum of curve moves to higher energy. यानी ये जो मैक्सिमम होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी इस मैक्सिमम का वैल्यू बढ़ जाता है। पर when the and the curve broadens, मतलब कर्व क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होने लगता है, ठीक है। और spreads to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energy। हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ना हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाता है। इवन दो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, पर हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ना।
बाकी इसमें और कुछ करने को है नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगा, तो बाकी इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो भाई हाँ 64 अभी अभी एक्सप्लेन किए थे, तो फिर से अब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना, बढ़िया से एक्सप्लेन करें। 65, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है डिफरेंस बताइए। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को मेरे तरफ से है नहीं। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसे, ये रेट का ग्राफ है, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपको रेट चाहिए इस इंस्टेंट पे, तो आप डायरेक्टली इसका स्लोप निकालेंगे, ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। और एवरेज रेट मान लीजिए आपको चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में एवरेज रेट चाहिए, है ना, तो आप इसको यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन माइनस यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इन दोनों के बीच, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे अच्छे से बताया जाए तो ए बी, ये टाइम मान लेते T0, ये टाइम मान लेते T1, तो एवरेज रेट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन T0 to T1 विल बी concentration at B minus concentration of B minus concentration of, मतलब concentration of reactant at B minus concentration of reactant at point A divided by टाइम T1 माइनस T0, बस यही होगा, ठीक है। और इसको माइनस प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि एवरेज रेट हमें हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस ही लगेगा, है ना। तो नहीं हाँ, अच्छा ये तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हो गया, रिएक्टेंट का ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। और आप इसमें कुछ नया वाली बात नहीं है, आप इसको एनसीईआरटी में भी जाके देख सकते हैं, मतलब एकदम डिटेल एकदम चाहिए तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पर हाँ सिंपल डेफिनेशन यही है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज मेंट बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक्सप्लेन करिए। तो अब इनको एग्जांपल भी चाहिए था, ठीक है, एग्जांपल तो सोचना पड़ जाएगा। अ, ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, वो हम बताते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी के एग्जांपल तक भी अगर हम लोग अच्छे से कर लेते तो काफी रहता है, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर असल में ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बहुत बार बताया है, ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस गिविंग सम प्रोडक्ट सी प्लस, ये हमको इससे कोई मतलब, तो रेट मान लेते हैं कि इसका रेट लॉ आ रहा है समथिंग रेट इक्वल टू के ए बी, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर 2 है, ठीक है। लेकिन अब क्या घपला हो रहा है यहाँ पे, मेन पॉइंट क्या हो रहा है कि अ, मान लीजिए बी एक्सेस में, बहुत एक्सेस में, मान लीजिए हमने ए लिया 1 ml, अब बी लिया, सॉरी ए लिया 1 मोलर, अब बी लिया सम 1000 मोलर, ठीक है। थोड़ी हम इसको नीचे करते हैं, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, सम ए लिया हमने 1 मोलर, बी लिया सम 1000 मोलर। तो अब मान लीजिए कुछ रिएक्शन हुआ, मान लीजिए रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो गया, मान लीजिए इन केस, मान लीजिए ऐसे होता नहीं है, ठीक है, पर मान लीजिए कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा कि बी का ए मान ए तो जीरो हो जाएगा, है ना, ए जीरो हो जाएगा, अब बी सब 999 मोलर हो जाएगा। तो क्या इफेक्टिवली बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, इफेक्टिवली मतलब अब 1000 में 1 हो गया चेंज, तो क्या ही फर्क है, 1000 में 1 चेंज हो ही गया तो क्या ही फर्क पड़ा, है ना। तो इसलिए बी का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो रेट इक्वेशन ऐसे था के ए बी, अभी तो जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, पर अब बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, मान लिए कॉन्सेंट्रेट मान कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। तो इसको हम अब नया रेट कांस्टेंट बना देंगे के डैश, क्योंकि बी भी कांस्टेंट, अब के भी कांस्टेंट, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, यानी इसको हमने समथिंग के डैश मान लिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर से अब बन गया फर्स्ट ऑर्डर, इसी चीज को होने के कारण इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मतलब फेक, नकली, तो नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में सिंपल एक ही एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया है सर, दो एग्जाम्पल, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, ठीक है, C12H22O11 plus H2O gives H plus C6H12O6 plus C6H12O6, ठीक है।
तो ये होता है केन शुगर, ये हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, इस रिएक्शन के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, वहां डिटेल में और पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये सूडो ऑर्डर होता है, इसका रेट होता है K C12H22O11, ठीक है। यहाँ पे हम लोग H2O को बहुत ज्यादा एक्सेस करते हैं, हद से ज्यादा एक्सेस, ठीक है, इसलिए ऐसा। सिमिलरली एक और रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इसमें भी सेम केस होता है, क्या H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सम एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेट जो होता है के CH3CO C2H5 होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें बाकी कुछ है नहीं करने को, इसमें भी वाटर एक्सेस में होता है। आप सेम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सेम रहता है, ठीक है। आप चाहे तो जैसे हमने यहाँ ए और बी लिख के प्रूफ किया है ना, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने ए और बी लिख के ये प्रूफ किया था, है ना। आप चाहे यहाँ पे हमने ए और बी लिख के प्रूफ किया था, तो आप चाहे तो इसको सिंपली ये एग्जांपल्स लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। ए को CH3CO C2H5 और बी को क्या कहते हैं H2O, और फिर क्या कहते हैं प्रूफ कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। इसमें कुछ नया है नहीं, ठीक है। आप इसको चाहे तो एनसीईआरटी में हेडिंग है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नए वाले में पेज नंबर 110, पुराने वाले एनसीईआरटी में कुछ और पेज होगा, हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल था, हमको नहीं लगता कुछ इसमें टफ हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को सिंगल आंसर, सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर में कहीं पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पहले दो पार्ट में कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन है, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी अभी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे आप लोग से कि अच्छा दो दो बार ब्रेक हो गया नेट, और मतलब कुछ यहाँ पे इंटरनेट का वाईफाई इश्यू चल रहा है अपने कॉलेज में, आईआईटी दिल्ली में, तो इसी कारण से क्या कहते हैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया, मे बी वाईफाई को भी ठंडी लग गई शायद से, यहाँ ठंड बहुत है। तो फाइनली ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल सारा कर लिया है, और सॉरी क्षमा कर दीजिएगा वो बीच में इंटरप्शन के लिए। बाकी यदि आपका मेंस आ रहा है, ठीक है, तो अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, ठंडी बहुत हो रही है, ठीक है। तो मेंस बढ़िया से देना है, ठंडी से बच के रहना है, कपड़े अच्छे से पहन के रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा अच्छे से, और हेल्थ का ख्याल रखिएगा। मेंस वाले एग्जाम के दिन रिफ्रेश, मतलब फ्रेश माइंड से जाइएगा, ठीक है। आज तारीख 18 हो ही गई है, तो और सप्ताह भर बचा है मुश्किल से, ठीक है। तो पहले तो अपना हेल्थ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो अभी शॉर्ट नोट्स बहुत काम आए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज मतलब शॉर्ट नोट देखते रहिए, फॉर्मूला सारे रटिए, जितने भी फॉर्मूला है सब रटिए, मतलब रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब कोई भी नया तरह का प्रश्न मत करिएगा, यदि ये सारे इंस्ट्रक्शंस उनके लिए जो मेंस अभी देने वाले हैं, ठीक है, जो 24 जनवरी से होने वाला है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, बाकियों के लिए नहीं है। तो अभी कोई भी नए तरह का प्रश्न प्रयास नहीं करिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया कुछ नया टाइप का और आपसे नहीं बना, छोड़ दीजिए, अब माथा मत लगाइए। अब जब 2 साल में नहीं हुआ तो अब इस सप्ताह भर में भी आपको ज्यादा माथा नहीं लगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम कर लेंगे उन क्वेश्चंस को कम समय में, तब करिए, नहीं तो उसमें ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि ये जो आखिरी का सप्ताह बहुत क्रूशियल है, ठीक है। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, सेहत का ख्याल रखिए, और अच्छे से एग्जाम देंगे, बिना टेंशन, जो होगा देखा जाए, ठीक है। बस इसी यही करा था। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेन एग्जाम। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जिनका एग्जाम नहीं है, वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स अवश्य अवश्य ही बनाए। जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनमें क्या क्या गलतियां हुई है उनको कहीं अच्छे जगह पे लिख ले, और अभी प्रैक्टिस करिए, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। पियर्सन की एक किताब है, एग्जैक्ट नाम हम भूल रहे हैं, पर हमने पहले बता रखा है, मतलब इस नाम को बता रखा है, किताब का नाम को बता रखा है, आप वहां से कर सकते हैं, शायद से नितिन कुमार नाम है। तो एग्जैक्टली हमको याद नहीं है किताब का नाम, काफी पहले किया था सॉल्व, एक मिनट बता ही देते, फिजिकल केमिस्ट्री जी, ईयर्स, बुक का नाम है
बुक का नाम अगर पेन पेंसिल है तो नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम्स एंड सॉरी, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, बाई, ऑथर का नाम है नीरज कुमार, सॉरी नीरज कुमार, है ना। ऑथर का नाम है नीरज कुमार, बाई नीरज कुमार। अगर अभी आपका मेंस नहीं है, आपका मेंस अगर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर है, मोस्टली नेक्स्ट ईयर ही होगा, तो आप कंफर्म केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस इस बुक से प्रयास करिए, ठीक है, जरूर से जरूर सॉल्व करिए, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। पीवाईक्यू भी जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है, पीवाईक्यू भी जरूर से जरूर करिएगा। केमिकल काइनेटिक्स पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सिंपल होता है chemical। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है पीवाई, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे सिंपल। हम लोग इसको 9th 10th में पढ़ते थे, तब बहुत टफ लगता था, पर अब समझ में आता है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आराम से होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर से क्षमा मांगते हैं इंटरप्शन के लिए बार बार बीच में, और आई होप आपको सेशन में सब कुछ समझ में आ गया हो। अपना सेहत का ख्याल रखिए, तैयारी जम के करिए, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।